Hi and welcome to my channel Learners Chapter. Today I am going to explain chapter number 1, Introduction to Biology, topic unicellular organization and multicellular organization with some examples of them. And today I am also giving the summary of whole chapter number 1, as this chapter is going to be ended after the topic of unicellular and multicellular organization. So let's get started. Unicellular organization. All single cell organisms carry out life activities. They digest the food, respire, excrete, move, etc. on the cellular basis by simple methods. Bacteria, amoeba, paramecium, and euglena are common examples of unicellular organism. Unicellular organism, uni means one. Those organisms which have only one cell and they carry out all the life activities in only a single cell. So those kinds of organisms are called unicellular organism, and this type of life organization is called unicellular organization. ये जो organisms होते हैं ये एक ही सेल में फूड भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, फूड डाइजेस्ट भी कर रहे होते हैं, फूड इन्वायरमेंट से ले भी रहे होते हैं, रेस्पायर भी कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट भी कर रहे होते हैं, मूव भी कर रहे होते हैं, और भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जो एक ही सेल के अंदर कंटिन्यू कर रहे होते हैं. यहाँ पे बैक्टीरिया, अमीबा, पेरिमीशियम एंड यूग्लिना की एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि ये कॉमन एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की. नाउ व्हाट इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन? मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम. मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एक कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं ताकि वो एक ग्रुप की फॉर्म में रह सके, ताकि इनको इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हार्म ना पहुंचा सके. इस वजह से वो कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं. बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम. लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम जो होता है जस्ट लाइक एक सेल एक्सक्रीट कर ले, एक सेल रिप्रोड्यूस कर ले, ऐसा नहीं होता. हर सेल अपनी अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, बस वो कॉलोनी में रह रहे होते हैं. डेट्स उन्हें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर उनमें नहीं होता. इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ईच सेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव्स इट्स ओन लाइफ. हर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होता. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. और कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे. वो हमेशा यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर में ही रहेंगे. वोल्वक्स इज अ ग्रीन एल्गा. वोल्वक्स एक ग्रीन एल्गा की टाइप है. इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसे हम आगे एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप की फॉर्म में रहने लगे, एक कॉलोनी की फॉर्म में एक साथ बड़ी तादाद में रहने लगे, तो उसे हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. द ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय मैनी सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. वो ऑर्गेनिज्म जो मैनी सेल से फॉर्म हो, बहुत सारे सेल से मिल के बने, उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. Frog and mustard plant are examples of multicellular organization. Frog and mustard plants जो है वो एग्जाम्पल है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, क्योंकि इनमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और वो अलग अलग सेल परफॉर्म कर रहा होता है. वो बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं, सेल्स कंबाइन होते हैं, टिश्यूज फॉर्म करते हैं इस तरीके से. डेट्स वाई दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत सारे सेल से मिलके बने. अब नीचे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल्स दी गई हैं. नंबर 1 है मस्टर्ड प्लांट. ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट एंड लोकली इट्स कॉल्ड सरसों. ब्रासिका मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है डेट्स ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस. ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट. कॉमनली अगर हमारे एरिया की बात की जाए या फिर नॉर्मल वर्ल्ड की बात की जाए तो इसे मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है. एंड लोकली इट इज़ कॉल्ड सरसों. और पाकिस्तान में, इंडिया में इसे नॉर्मली जो इसका लोकल नाम है वो सरसों है. सरसों का पौधा जिससे बहुत सारी चीज़ें जिस लाइक लीव फूड के लिए यूज़ होता है. ये इट इज़ मल्टी सेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन. ये एक मल्टी सेलुलर है. मल्टी सेलुलर क्या, जो बहुत सारे सेल से मिलके बना हो, एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन. ये इसकी जो कल्टिवेशन होती है, जो इसको उगाया जाता है, वो विंटर सीजन में उगाया जाता है. द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज एज वेजिटेबल. इसकी जो लीव्स हैं वो वेजिटेबल के तौर पे यूज़ होती हैं, जबकि सीड्स जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होती हैं. ऑयल एक्सट्रैक्शन, तेल, इससे इनकी सीड से तेल निकाला जाता है. The length of this plant is 1 to 1.5 meter. This plant has two parts. The vegetative part, which consists of roots, stem and leaves,
and the reproductive part, which consists of flowers. Now, what is vegetative part and what is reproductive part? Vegetative part, those plants of plant which do not take part in sexual reproduction are called vegetative parts. Just like root, stem and leaves, they do not take part in reproduction, but they carry out other life processes. And reproductive parts, those part of plant which take part in reproduction like flower, are called reproductive plant. So each flower is yellowish in color and produce seeds. इसके जो flowers होते हैं ये येलो कलर के होते हैं. ये देखिए जैसे यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, येलो कलर के flowers होते हैं एंड प्रोड्यूस सीड, और उसके अंदर सीड्स होते हैं. सीड से ऑयल एक्सट्रैक्शन होती है और भी बहुत सारे इसके काम होते हैं इस मस्टर्ड प्लांट के. जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें मल्टी सेल ऑर्गेनाइजेशन की दी गई है वो है फ्रॉग. Rana tigrina is a scientific name of spotted frog commonly found in our region. हमारे रीजन में जो फ्रॉग जो कॉमनली फाउंड होता है, जो कॉमनली हमें मिलता है, वो है राना टिग्रिना. इसका जो साइंटिफिक नेम है वो राना टिग्रिना होता है. साइंटिफिक नेम के बारे में जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो चैप्टर 3 में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है. तो अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि जो फ्रॉग जो हमारे पाकिस्तान में जो लोकली फाउंड होता है उसे राना टिग्रिना कहते हैं. उसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रिना. इज द स्पॉटेड फ्रॉग फाउंड कॉमनली इन आवर रीजन. ये स्पॉटेड फ्रॉग होता है. इट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. वही बात, ये बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, इसलिए इसे मल्टी सेलुलर एनिमल कहा जाता है. इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड. ये ज़मीन के साथ साथ पानी में भी रहता है. इट इज़ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. इसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में. हेड क्या, ये इसका जो हेड है ये, और ये इसकी बॉडी पार्ट इट्स कॉल्ड ट्रंक. इन दोनों के बीच में कोई नेक नहीं है. जैसे अगर ह्यूमन बींग्स की बात की जाए तो हमारे हेड में और बॉडी के बीच में नेक होती है, लेकिन इनके पास कोई नेक नहीं होती है. जस्ट बॉडी एंड देन ट्रंक स्टार्ट्स. इट इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन्स. ये ऑर्गन सिस्टम से मिलके बना है विद डिफरेंट ऑर्गन्स से. All organs are made up of different tissues such as epithelial, glandular, muscular, nervous, etc. Frogs live near ditches, pools, ponds, stagnant stream and slowly moving rivers. It feeds on small insects. ये छोटे कीड़े मकोड़ों पर जिंदा रहता है. ये छोटे कीड़े मकोड़े खाता है. जितने भी जो ऑर्गन्स हैं वो कुछ टिश्यूज से मिलके बने, और टिश्यूज़ की जो कंप्लीट जो डिटेल है वो चैप्टर 4 में मौजूद है, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि क्या होता है. एपिथेलियल टिश्यूज़ वो होते हैं जो हमारी बॉडी को कवर कर रहे होते हैं, एज अ बैरियर एक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में और बॉडी के इंटरनल पार्ट से. दे आर कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यूज़. ग्लैंडुलर वो जो ग्लैंड्स फॉर्म करें, जो बॉडी में जो ग्लैंड्स फॉर्म करते हैं उन टिश्यूज़ को हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहते हैं. मस्कुलर टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ जो मसल्स फॉर्म करें वो मस्कुलर टिश्यूज़ कहलाते हैं. नर्वस टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम्स जो जिनका ब्रेन से लिंक होता है, जो न्यूरॉन्स फॉर्म करते हैं, दैट्स कॉल्ड नर्वस टिश्यूज़. ठीक है, इन 4 टाइप ऑफ टिश्यू से मिलके बनता है राना टिग्रिना फ्रॉग, जिन कॉमनली फाउंड होता है हमारे रीजन में. नेक्स्ट, इसके बाद हमें एग्जाम्पल दी गई हैं, 2 एग्जाम्पल दी गई हैं अमीबा की एंड वॉलवॉक्स की, जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अमीबा. इट इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अ मड ऑफ शैलो पॉन्ड. जो कम गहरा पानी होता है उसमें ये मिट्टी में पाया जाता है. एंड एट एनी स्टैगनेंट वाटर, या फिर कोई रुका हुआ पानी, जस्ट लाइक जो पानी जो रुक जाता है, रोड्स वगैरह पे जो पानी जमा होता है उसमें भी जो ग्रीन से सब्सटेंस जो प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ अमीबा. इट साइज इज अबाउट 0.25 मिलीमीटर. ये बहुत ही छोटा होता है, इसकी साइज सिर्फ 0.255 मिलीमीटर होता है. अमीबा हैज़ अ इर्रेगुलर शेप. इसका इर्रेगुलर शेप होता है क्यों? क्योंकि ये मूव करता रहता है. इसके पास कोई एक स्पेशल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एज इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म. इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है. द आउटर कवरिंग जो होती है इसकी, ये सेल मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है, और ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में हेल्प करता है, जस्ट लाइक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करता है कि वो सेल से बाहर ना जाए. द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर. ये अगर आप इस डायग्राम में भी देखें तो आउटर पार्ट आप देखें, ये देखें आउटर पार्ट, ये आउटर पार्ट जो है वो क्लियर है. इस डायग्राम में ब्लू कलर से अमीबा को शो किया गया है. वैसे अमीबा कलरलेस होता है, इसको स्टेन कलर के कलर दिया जाता है ताकि हम उसे माइक्रोस्कोप से देख सकें. इसमें आप देखें ब्लू कलर का है, तो जो
सेल मेम्ब्रेन के बाद एक लाइट ब्लू कलर का कलर है आउटर लेयर, इसमें लिखा गया है कि क्लियर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, तो यहाँ पे इसे लाइट ब्लू से शो किया गया है ताकि हम देख सकें। एंड इट इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, इसे एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। जेल, एक्टो मीन्स आउट, एक्टोप्लाज्म कहा जाता है। एंड इनर पार्ट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। और जो डार्क कलर का आपको जो पार्ट दिख रहा है अंदर, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, दैट्स कॉल्ड एंडोप्लाज्म और सॉल। एंडो मीन्स इनसाइड और इसको हम सॉल भी कहते हैं। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। अमीबा मूव्स आर फॉल्स फुट कॉल्ड सूडोपोडिया। ये एक समझने की बात है। अब ऊपर कहा गया कि अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। क्यों डेफिनेट शेप नहीं होता? क्योंकि मूव करता है, एक्सटेंड करता है फॉल्स फुट से। ये देखिए, ये एक्सटेंड करता है एक तरफ से, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके एक लेग निकालता है, फॉल्स फुट क्रिएट करता है ताकि मूव कर सके। सो दैट्स कॉल्ड फॉल्स फुट एंड सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फुट। अमीबा की ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन थी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये ज़्यादातर स्टैग्नेंट वाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है वॉलवॉक्स की। Volvox is a polyphyletic, many ancestral genus of chlorophytic green algae in the family Volvocaceae. Volvox एक polyphyletic genus है, मतलब many ancestors, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, अगर इसको कहा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा पुराना, मतलब ओल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अब तक इस दुनिया में, मतलब और भी हैं पुराने, लेकिन इसको भी पॉलीफाइलेटिक कहा जाता है कि इससे भी मैनी एंसेस्टर्स, मतलब इसके बहुत एंसेस्टर्स जो हैं वो पुराने दौर से भी मिलते हैं। ऑफ क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी। क्लोरोफाइट क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल मौजूद तो होता है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है इन क्लोरोप्लास्ट। इन द फैमिली वोल्वोकेसी। वोल्वोकेसी एक फैमिली है। व्हाट इज़ फैमिली? ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, जस्ट लाइक डिवाइड किया जाता है एनिमल्स को स्पीशीज़ में, फिर ग्रुप्स और जीनस, फैमिली। सो ये एक फैमिली है। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चैप्टर 3 में मौजूद है। अब आप इतना समझ लीजिए कि वोल्वॉक्स की एक फैमिली है वोल्वोकेसी, और वो उसका मेंबर है। वोल्वॉक्स जो है वो वोल्वोकेसी एक फैमिली है, उसका मेंबर है। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज। ये स्फेरिकल कॉलोनीज फॉर्म करता है अप टू 50,000 सेल्स। जस्ट थिंक अबाउट इट, मतलब इतने सारे सेल्स मिल के एक स्फेरिकल कॉलोनी बनाते हैं। दे लिव इन वैरायटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स एंड फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंथोनी वेल यूएनहक इन 1700। ये जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये किसी गंदे या रुके हुए पानी में नहीं मिलता, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर में मिलता है। और जो सबसे पहले इन्हें रिपोर्ट किया था वो यूएनहक ने किया था 1700 सेंचुरी में। तो ये तो हो गया वोल्वॉक्स की इंट्रोडक्शन। अब ये देखिए, वोल्वॉक्स ऐसा दिखता है। ये आप देखिए, इस तरीके से ये स्फेरिकल शेप का है और ये स्फेरिकल शेप में कॉलोनीज फॉर्म कर रहे हैं। जस्ट सी के कितने सारे सेल्स मिल के, और ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि इतने सारे सेल्स फॉर्म कर रहे हैं। अगर देखा जाए, जो अंदाज़ा लगाया गया कि 50,000 सेल से मिलके बना है, जबकि कितने ज़्यादा लाखों करोड़ों सेल से मिलके बना होगा। अगर इसकी तरफ आया जाए तो वोल्वॉक्स कुछ ऐसा दिखता है, बॉल लाइक होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, फ्लैजिला, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब ये देखिए, ये भी एक वोल्वॉक्स की कॉलोनी है। एक जो एजेस में जो शो कर रहा है नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो एजेस होते हैं इसके, मतलब कॉलोनी के जो साइड में जितने भी सेल्स होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ द कॉलोनी। एंड जेलेटिनियस सेल वॉल मीन्स सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ देम, and it is showing Volvox colony. Volvox once called algae that live together in a colony. Each Volvox cells has 2 flagella. हर Volvox cells के पास 2 flagella भी होते हैं, और इसको कभी एल्गी कहा जाता था क्योंकि जब शुरू में इतनी क्लासिफिकेशन नहीं होती, जब इतना डीपली स्टडी नहीं किया गया था, क्योंकि ये बहुत सिमिलर होता है एल्गी से, और एल्गी भी ग्रीन कलरिश में होता है और ये भी ग्रीन कलर में है। दैट्स वाई इसको पहले एल्गी कंसीडर किया जाने लगा था। द फ्लैजिला बीट टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर। फ्लैजा आपस में ज़ोर ज़ोर से टकराते हैं ताकि बॉडी, क्योंकि गोल शेप में होती है, ताकि वो बॉडी को रोल करवा सकें वाटर में। वोल्वॉक्स सेल्स इज क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड। वोल्वॉक्स सेल्स के पास क्या होते हैं? क्लोरोफिल होते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
and carbon dioxide. These photosynthetic organisms are important part of many aquatic ecosystem. जो पानी में जो इकोसिस्टम मौजूद है, इकोसिस्टम हमने पढ़ा था लास्ट अपने लेक्चर में कि इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे. अब इस दुनिया में कितने टाइप के इकोसिस्टम है. जस्ट लाइक एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की जाए तो वोल्वॉक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है और ऑक्सीजन को गिव आउट करता है ताकि दूसरे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके. वोल्वॉक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस. वोल्वॉक्स बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते ह्यूमन से, बिकॉज इट नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, क्योंकि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते. दैट्स वाई ये हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि हार्मफुल तो वही होते हैं ना जो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करें, कोई ऐसी डिजीज़ कॉज करे, लेकिन ये डिजीज़ कॉज नहीं करता और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है. तो ये तो हो गई डिस्क्रिप्शन वोल्वॉक्स की. तो वोल्वॉक्स और अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स में हमें दिए गए थे यहाँ पे, एंड फ्रॉग एंड मस्टर्ड प्लांट हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल्स में दिए गए थे. तो हमारा ये चैप्टर नंबर 1 यहीं पे एंड होता है. अब मैं इस चैप्टर की आप लोगों को समरी देना चाहूँगी. बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ. बायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करता है लिविंग बींग्स के बारे में, उनकी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में. यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट ये दिया गया है. लाइफ कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रोसेसेस. लाइफ को तभी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लाइफ को तभी समझा जा सकता है जब उसमें कुछ प्रोसेसेस हो रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि कोई प्रोसेस नहीं हो रहा और फिर भी इंसान जिंदा हो, कोई भी फिर भी लाइफ एग्जिस्ट करिए, क्योंकि प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जस्ट लाइक डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हो रहे होते हैं. बायोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ब्रांचेस. बायोलॉजी की जो 3 मेजर ब्रांचेस हैं वो माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी एंड बॉटनी, ये 3 मेजर ब्रांचेज हैं. उसके बाद उन्हें फर्दर कैटेगराइज किया जाता है, बट ये 3 मेजर ब्रांचेज ये बहुत बड़ी ब्रांचेज है और इनको भी सेपरेटली स्टडी किया जाता है. बायोलॉजी इज लिंक्ड विद द अदर साइंसेज सच एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा. Just like we have studied before that biology is a multi-dimensional science which is linked with other sciences. तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जस्ट लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स. इसके अलावा भी इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी वगैरह से भी डील करता है. Economically, biology is very important for food, medicines, फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग एक्सेट्रा. बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फूड के लिए, खाना बनाने के लिए, मेडिसिन्स के लिए, दवा बनाने के लिए, फॉरेस्ट्री एंड फार्मिंग, इन सब में बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिकली, और हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिलते हैं सिर्फ बायोलॉजी की वजह से. Almighty Allah has conveyed a great knowledge about origin and characteristics of living beings in the holy book the Quran. अल्लाह ने एक बहुत ही बड़ा नॉलेज का ज़ख़ीरा हमें प्रोवाइड किया है अबाउट ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स, के इंसान कैसे बना और उसकी क्या खुसूसियात हैं. थ्रू आवर हॉली बुक द कुरान, हमें कुरान के ज़रिए बहुत सारी हमें नॉलेज अता की है. तो हमें चाहिए कि हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि हम समझ सकें कि इसमें अल्लाह क्या कहना चाह रहे हैं, हमें नॉलेज देना चाह रहे हैं. मुस्लिम साइंटिस्ट हैव प्लेड ग्रेट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंस. मुस्लिम साइंटिस्ट ने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. जस्ट लाइक दे आर कॉल्ड द टॉर्च बियरर ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड. उन्होंने जो भी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कवर की वो ऐसी चीज़ें थी जो अब हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है. उन्होंने बहुत ऐसी डिस्कवरीज की कि वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं अब मॉडर्न वर्ल्ड में. वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द लिविंग वर्ल्ड. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़े थे, जैसे लाइक एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टेक्सोनमिक, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोलॉजिकल सिस्टम एंड देन बायोस्फीयर लेवल. ये सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आइडेंटिफाई किए गए हैं इन द लिविंग वर्ल्ड. और ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए. प्रोटोप्लाज्म इज द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ. प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और ये केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटोप्लाज्म भी. एज सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सेल. सेल का जो छोटा यूनिट है डेट्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. ऑर्गेनिजम्स कुड बी मल्टी सेलर, यूनिसेलर. वही बात जो मैंने पहले भी आपको इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई कि ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर भी हो सकता है, यूनिसेलर भी होती है. यूनिसेलर वो जो एक सेल से मिलकर बने हो, और अगर वही एक सेल का ऑर्गेनिज्म हमारे कॉलोनी में रहे तो उन्हें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा. और मल्टी सेलर वो जो बहुत सारे सेल्स मिलके जो बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म करें, डेट्स कॉल्ड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म. ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट. ब्रासिका को कॉमनली मस्टर्ड प्लांट कहा जाता है इन आवर रीजन.
इन आवर रीजन और इंग्लिश में भी अगर इसका नाम देखा जाए तो इसे मस्टर्ड प्लांट ही कहते हैं। लोकली इट इज़ कॉल्ड सरसों इन द साउथ एशिया और पाकिस्तान अगर आप कह लें। राना टिग्रिना इज़ बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। राना टिग्रिना बायोलॉजिकल नेम है फ्रॉग का, जो हमारे रीजन में पाए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे काइंड ऑफ फ्रॉग्स हैं, इन सब के अलग अलग साइंटिफिक नेम है, लेकिन हमारे रीजन में जो पाया जाता है फ्रॉग, उसका जो नेम है वो राना टिग्रिना ही है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। वोल्वोक्स पॉलीफाइलेटिक ग्रुप ऑफ एल्गी, इट लिव्स इन कॉलोनियल फॉर्म। वोल्वोक्स एक पॉलीफाइलेटिक मैनी एंसेस्ट्रल जीनस है। ग्रीन एल्गी का इट लिव्स इन कॉलोनियल फॉर्म, की कॉलोनी के फॉर्म में रहता है। ये चैप्टर आज एंड हो गया है। इसकी समरी भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है छोटी सी। तो इस चैप्टर को डीपली स्टडी कीजिएगा। इसकी फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन बहुत से बच्चे फर्स्ट चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि ये तो बस स्टार्टिंग है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, इससे तो आता भी नहीं है पेपर, इतना छोटा इतना बच्चों वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चैप्टर को आपने डीपली स्टडी करना है टू गेट गुड मार्क्स। और इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, तो इसे डीपली स्टडी कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और पुराने जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं, अगर आप उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, तो उन्हें भी देखना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।